वेलकम टू आरती ग्रुप ट्यूशन। टुडे वी विल लर्न अबाउट द फ्री फॉल, जिसे हिंदी में कहते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है, तो देखते हैं मुक्त पतन क्या होता है। जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है या गतिमान होती है तो उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसने बताया कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तो वस्तु क्या करने लगती है, पृथ्वी की ओर गति करने लगती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है, मुक्त पतन कहलाती है। चलो इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर को जब मैं हाथ से छोड़ दूंगा तो क्या होगा, यह मार्कर पृथ्वी की ओर जाने लगेगा, पृथ्वी की ओर गति करने लगेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इसके ऊपर क्या लगा रही है, गुरुत्वीय बल लगा रही है, जिसके कारण यह पृथ्वी की ओर गति करने लगेगा। तो इसकी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, मुक्त पतन कहलाएगी। आगे देखिए, मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, स्मॉल यू से लिखते हैं। तो मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग का मान 0 होता है, 0 होता है। जब ये मार्कर मेरे हाथ में है तो प्रारंभ में, स्टार्टिंग में इसका वेग कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। और समय के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण के कारण वेग बढ़ता जाता है। और जैसे ही मैं इस मार्कर को मेरे हाथ से छोड़ दूंगा तो समय के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण के कारण तो वेग में परिवर्तन होगा, तो इसका वेग क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मुक्त पतन हवा की उपस्थिति में नहीं हो सकता है। और ये जो मुक्त पतन है, फ्री फॉल है, हवा की उपस्थिति में नहीं हो सकता है। क्योंकि हवा मुक्त पतन का विरोध करती है। हवा क्या करती है, मुक्त पतन का विरोध करती है। ठीक है, इसलिए मुक्त पतन निर्वात में ही संभव है। इसलिए मुक्त पतन कहाँ होता है, निर्वात में होता है। यहाँ पे क्या नाम आया है, निर्वात। और निर्वात का मतलब होता है जहां हवा की मात्रा थोड़ी भी ना हो, उसे कहते हैं निर्वात। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि यह हवा की उपस्थिति में संभव क्यों नहीं है। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, एक पत्थर ले लेता हूं। एक पत्थर का टुकड़ा है मेरे पास, ठीक है, एक पत्थर का टुकड़ा है और एक मेरे पास किसका टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है। ठीक है, एक मेरे पास पत्थर का टुकड़ा है, एक मेरे पास कागज का टुकड़ा है। जब मैं पत्थर को नीचे की तरफ गिराऊंगा तो पत्थर क्या करेगा, नीचे की तरफ हवा को चीरते हुए पृथ्वी की तरफ जाएगा और पृथ्वी के ऊपर जाके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर का अपना भार है, पत्थर का अपना भार है, पृथ्वी का अपना पत्थर का अपना भार है, पत्थर का अपना वजन है। भार होने के कारण यह हवा को चीरते हुए नीचे की तरफ जा गिरा। अब बात करते हैं कागज की। कागज का तो कितना, पत्थर की जितना भार नहीं है, इसके कारण जब हम कागज को नीचे की तरफ गिराएंगे तो ये हवा में इधर उधर उड़ेगा और आराम से उड़कर नीचे गिरेगा। तो यहाँ हवा क्या कर रही है, कागज की गति का विरोध कर रही है। कागज नीचे की तरफ जा रहा है, हवा इसको इधर उधर लेके जा रही है, ऊपर लेके जा रही है, नीचे लेके जा रही है। ठीक है, तो हवा क्या कर रही है, कागज की गति का विरोध कर रही है। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि मुक्त पतन हवा की उपस्थिति में नहीं होता है, क्योंकि हवा क्या करती है, मुक्त पतन का विरोध करती है। मुक्त पतन केवल निर्वात में ही संभव है, जहां हवा की मात्रा थोड़ी भी नहा होती है उसे निर्वात कहते हैं, वहीं पे मुक्त पतन क्या है, संभव है। आगे देखते हैं, मुक्त पतन में वस्तु का जमीन पर गिरते समय वेग, अब मुक्त पतन के अंदर कोई वस्तु जमीन की तरफ गिर रही है, उसका वेग और जमीन पर गिरने में लगा समय और उस वस्तु को जमीन के ऊपर गिरने में लगा समय किससे हम ज्ञात कर सकते हैं, न्यूटन की गति के समीकरणों से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया है कि मुक्त पतन के अंदर कोई वस्तु जमीन की तरफ गिर रही है तो उसका वेग और उसको गिरने में जो समय लग रहा है उसको हम न्यूटन के गति के समीकरणों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें न्यूटन के गति के समीकरण मैंने यहां पर लिख दिए हैं। पहला समीकरण न्यूटन की गति का क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण क्या होता है गति का, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए इसके अंदर v क्या है, v क्या है, अंतिम वेग, वस्तु का क्या है, अंतिम वेग, और u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, और a क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो समझ में आ गया होगा, v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, और a त्वरण होता है, और t समय होता है, और s क्या होता है, विस्थापन बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं, विस्थापन, दूरी, ऊंचाई। इसको किससे लिखेंगे, s से लिखेंगे। u मतलब प्रारंभिक वेग, t मतलब समय, और हाफ 1/2, 1/2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 1/2 अचर है, और a का मतलब त्वरण, t का मतलब समय, v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, और 2 क्या है यहाँ पर, अचर है, और ए का मतलब त्वरण और एस का मतलब ऊंचाई, विस्थापन, दूरी। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। आगे देखो मैंने नोट लगाया है
क्या लिखा है, किसी वस्तु को सीधा ऊपर की ओर फेंका जाए तो, ये मार्कर है, इसको मैं सीधा ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, तो किसी वस्तु को सीधा ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी गति के बारे में कुछ जानने के लिए, तो इसकी मार्कर की गति के बारे में जानने के लिए जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक अर्थात -g लेना पड़ेगा। इसने बताया है नोट में, यहां पर मैंने ये लिखा है कि कोई वस्तु को सीधा नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो g है उसको हम कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, माइनस में लेंगे उसको, किस में लेंगे, माइनस में, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम मुक्त पतन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक 3 किलो का द्रव्यमान का लोहे का गोला 125 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानकर नीचे दी गई राशियों के मान ज्ञात करो। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है, एक लोहे का गोला है और उसका द्रव्यमान कितना है, 3 किलो, लोहे के गोले का द्रव्यमान कितना है, 3 किलो है और वो 125 मीटर ऊंचाई से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो नीचे दी गई राशियों के मान ज्ञात करो। तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक राशि लिखी है, तो वो क्या है, जमीन तक पहुंचने के लिए लगने वाली समय अवधि। तो वो लोहे का गोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, 125 मीटर की ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा वो इसने पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे ताकि आप हमें सोल्व करने में आसान रहे। तो क्या दिया गया है, लोहे के गोले का द्रव्यमान दिया गया है, लोहे के गोले का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 3 kg। ठीक है, और क्या दिया गई है, लोहे के गोले की नीचे गिरने की ऊंचाई कितनी दी है, 125 मीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है, जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण किससे लिखते हैं, जी से। कितना दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे दी गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, जमीन तक पहुंचने के लिए लगने वाली समय अवधि। तो गोले को नीचे गिरने में कितना समय लग रहा है, तो यहां लिख लेते हैं, गोले को नीचे गिरने में लगा समय, टी हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क दे देता हूं। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो न्यूटन के गति के समीकरणों द्वारा हम उनके समय और वेग को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ समय पूछा है तो लिख दीजिए, अतः न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से, न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण से। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर पहला समीकरण क्यों नहीं ले रहे, तो हम जानते हैं v बराबर u प्लस at होता है पहला समीकरण। तो पहले समीकरण में क्या आया है, वेग आया है, और हमें यहाँ पर वेग के बारे में नहीं पूछ रहा है और वेग इसमें दिया भी नहीं है। और दूसरा समीकरण क्या होता है, दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई, S का मतलब क्या होता है, विस्थापन होती है, दूरी होती है, ऊंचाई होती है, मैंने बताया था आपको। तो S यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, कितनी दी गई है, 125 मीटर। ठीक है, U का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। जब गोला, सपोज करो ये गोला है मेरे हाथ में है, तो इसका प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग का वेग कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो U की जगह लिखेंगे 0। आगे क्या है, T है, तो इनटू है दोनों के बीच में, U और T के बीच में। ठीक है, तो T समय हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो T को ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, आगे क्या है, प्लस यहाँ पे क्या है,
हाफ ए का मतलब त्वरण, और त्वरण कितना दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। ठीक है, तो मैंने नोट लगाया था, नोट में क्या बताया था कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके त्वरण को माइनस में लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस में नहीं लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है टी, और इसका स्क्वायर लगा है, टी हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। तो आगे देखो 125 इज इक्वल टू 0 को टी से गुणा करेंगे, तो 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, इसलिए टी को 0 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। आगे क्या है प्लस, आगे क्या है हाफ, 1/2, तो 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 5, और आगे क्या है टी, तो इंटू टी, और इसका क्या लगा है स्क्वायर। ठीक है, तो 125 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर, 5 को टी स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, क्या आ गया 125 इज इक्वल टू 0 प्लस 5t स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। तो 125 इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो वही नंबर हमारे पास फिर से आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर, क्योंकि 5t स्क्वायर में 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर आपके पास रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है t ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है कि गोले को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लग रहा है वो हमें निकालना है। तो t के इंटू में क्या है 5 है, 5 कहाँ चला जाएगा 125 के नीचे चला जाएगा, तो 125/5 इज इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा t बच जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 1 जा 5 और 5 25 125 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। अब देखो हमें t ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, तो t के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर लगा है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर वाले नंबर पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर 25 के ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू टी से स्क्वायर हट गया। ये याद रखना, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर वाले नंबर पे क्या आ जाता है रूट आ जाता है, और अगर हम रूट को हटाते हैं तो बराबर वाले नंबर पे स्क्वायर आ जाता है, तो इसको याद रखना। अब मैंने यहाँ स्क्वायर हटाया है तो बराबर वाले नंबर पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। ठीक है, और 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। ठीक है, तो t का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर समय है t, तो गोले को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लग गया 5, और समय की इकाई क्या होती है सेकंड होती है, इसलिए यहाँ लिख देना 5 सेकंड, 5 सेकंड, तो कितना समय लग गया 5 सेकंड, तो यहाँ लिख दीजिए अतः लोहे के गोले को 125 मीटर ऊंचाई से नीचे आने में 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम दूसरी राशि को ज्ञात करते हैं। दूसरी राशि क्या पूछा है इसने, जमीन तक पहुंचते समय गोले का वेग। तो जमीन तक पहुंचते समय गोले का वेग कितना है, अंतिम वेग उसका ज्ञात करेंगे। प्रारंभिक वेग तो 0 था हम जानते हैं, और समय कितना निकल गया अपना, यहाँ लिख देते हैं 5 सेकंड। हमारा समय निकल गया 5 सेकंड, मतलब गोले को 5 सेकंड लगे 125 मीटर दूरी तय करने में। तो दूसरी राशि पूछिए, जमीन तक पहुंचते समय गोले का वेग, हमें अंतिम वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी राशि की बात करते हैं। अतः न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से तो न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, पहला समीकरण क्या होता है v बराबर u प्लस 80, यही होता है न्यूटन की गति का पहला समीकरण। v क्या है अंतिम वेग जो कि हमें ज्ञात करना है, u क्या है प्रारंभिक वेग जो हम जानते हैं 0 है, गोले का प्रारंभिक वेग क्योंकि स्टार्टिंग में वो रुका हुआ है ना, इसलिए उसका वेग प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0। a क्या है त्वरण, त्वरण हमारे पास दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, और t क्या है समय हमने निकाल लिया 5 सेकंड, तो रख दीजिए इसमें। v अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है, u प्रारंभिक वेग 0 होता है, यहाँ प्लस है, प्लस a त्वरण यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ लिख देता हूँ 10। ठीक है, इंटू t समय कितना आ गया हमारे पास 5 सेकंड, तो यहाँ लिख दीजिए 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
तो v इज इक्वल्स टू 0 को किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो मैं 0 को छोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है 10 है ना, तो 10 को 5 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ हमारा क्या निकल गया, वेग निकल गया, गोले का अंतिम वेग। v मतलब क्या होता है, अंतिम वेग। और वेग की इकाई क्या होती है, इकाई लिखना मत भूलना, मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे गोले का अंतिम वेग आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः गोले का अंतिम वेग v बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में अब बात करते हैं किसकी, तीसरी राशि की। तीसरी राशि क्या दी है, आधे समय में गोले की ऊंचाई। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसने क्या पूछी है तीसरी राशि, आधे समय में गोले की ऊंचाई। तो यहां पर 5 सेकंड लगे थे, 5 सेकंड का आधा लिखेंगे, तो यहां पर लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार तीसरी राशि याद कर रहे हैं यहां पे, प्रश्नानुसार कुल समय का आधा समय, क्योंकि इसने आधे समय की बात की है, तो कुल समय कितना है अपना 5 सेकंड, 5 सेकंड है ना, तो 5 सेकंड का आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेकेंड। तो आधा समय यही आ गया 2.5 सेकेंड। तो यहां लिख दीजिए, अतः न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण से हम 2.5 सेकेंड में गोले द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखा है मैंने, अतः हम न्यूटन की दूसरी समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, 2.5 सेकेंड में गोले द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही होता है। तो s हमें ज्ञात करना है, आधे समय में गोले की ऊंचाई ज्ञात करनी है। u प्रारंभिक वेग कितना होता है 0 इंटू t, समय कितना है 2.5, तो यहाँ लिख लीजिए 2.5। आगे क्या है प्लस, आगे क्या है 1/2, आगे क्या है a त्वरण, त्वरण कितना है 10 है, क्वेश्चन में दिया गया है। आगे क्या है t समय, समय कितना है 2.5, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, s इज इक्वल्स टू 0 को किसी भी नंबर से इंटू करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, तो 0 को 2.5 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 0, प्लस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए s इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो 2.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25, कितना हो जाएगा 6.25, क्योंकि क्या करना है 2.5 को 2.5 से इंटू करना है, तो 2.5 को 2.5 से इंटू करोगे तो इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू 0 को किसी भी नंबर में जोड़ते हो तो क्या आता है, वही नंबर हमारे पास फिर से आता है, तो 5 इंटू 6.25 आ गया, तो 5 इंटू 6.25 को आपस में क्या करना है इंटू करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 31.25 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, दूरी आ गई, मतलब 2.5 सेकेंड में गोले ने 31.25 मीटर दूरी तय कर ली। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए, अतः आधे समय में गोले की ऊंचाई, आधे समय में गोले की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो पूरे समय में गोले की ऊंचाई कितनी थी 125 मीटर, तो यहां लिख देना ऊंचाई बराबर 125 मीटर माइनस आधे समय में कितनी आ गई 31.25 मीटर। तो क्या करेंगे 125 मीटर में से 31.25 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा
93.75। तो ये हमने क्या निकाल ली, आधे समय में गोले की ऊंचाई निकाल ली, एस निकाल लिया। ठीक है, तो ऊंचाई एक प्रकार की दूरी है और दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, और लंबाई को किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो आधे समय में गोले ने कितनी ऊंचाई है, एस इज इक्वल टू 93.75। तो समझ में आ गया होगा आपको, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल नंबर 2 देखने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। याद रखना, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसका अंतिम वेग शून्य होता है। कौन सा वेग, अंतिम वेग। जब अंतिम वेग शून्य होगा तभी तो वो वापस नीचे आएगी। तो याद रखना, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो उसका अंतिम वेग शून्य होता है, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। तो ये बात याद रखना। चलिए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। एक टेनिस की गेंद है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और वह गेंद नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो वह कितनी दूरी पर गई, 4.05 मीटर ऊंचाई तक गई। ठीक है, तो उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो उसका कौन सा वेग ज्ञात करवा रहा है, प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग का वेग कितना है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, उसे नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो यहां इसने 2 सवाल पूछे हैं। तो देखो दोस्तों, इसने क्या बताया है कि कोई टेनिस की गेंद है, ठीक है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो उसका अंतिम वेग v क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और वह कितनी ऊंचाई तक गई है, 4.05 मीटर ऊंचाई तक गई है। और पहली चीज इसने पूछी है, प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए और नीचे आने में लगा समय ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चंस पूछे हैं इसने, और इसमें g का मान क्या दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, प्रश्नानुसार दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, गेंद द्वारा तय की गई दूरी, दूरी को किससे लिखेंगे, एस से। कितनी दूरी तय की है इसने, 4.05 मीटर, इतनी दूरी इसने ऊपर तय की है। ठीक है, और क्या दिया गया है इसमें, जी दिया गया है, गेंद का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं, जी से। कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां दोस्तों ध्यान देना, मैंने नोट में पहले ही बताया था, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। कैसा लेंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ पर गेंद नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण भी कैसा लेंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, माइनस का 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, गेंद का अंतिम वेग, अंतिम वेग। तो आपको गेंद का अंतिम वेग दिखाई दे रहा है v इसके अंदर। जब गेंद ऊपर गई है, ऊपर से नीचे आएगी, और ऊपर से नीचे कब आएगी, जब उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 0 मीटर प्रति सेकेंड। और हमें ज्ञात क्या करना है, गेंद का प्रारंभिक वेग। तो लिख दीजिए गेंद का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, u से। यह है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, तो यहाँ लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए, अतः गति के तीसरे समीकरण से। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि गति का तीसरा समीकरण क्यों यूज कर रहे हो सर। तो यहां देखिए, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो इसके अंदर देखो वेग v है और u है। यहाँ पर हमारे पास अंतिम वेग तो है, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। त्वरण भी क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन समय इसके अंदर नहीं दिया गया, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। दूसरा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसके अंदर भी देखो क्या आ गया, t आ गया, इसलिए इसको भी यूज नहीं करेंगे। तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अंतिम वेग हमें पता है 0 है, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, त्वरण इसमें दिया गया है और दूरी इसमें दी गई है गेंद की। तो हम कौन सा समीकरण यूज करेंगे, तीसरा समीकरण यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होता है तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हमें क्या करना है, v अंतिम वेग कितना है, 0 है, तो यहाँ लिख दिए 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u। प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे कैसे लिख दो, u स्क्वायर प्लस 2a कितना है, a क्या है, त्वरण है।
त्वरण को यहाँ जी से लिखा है मैंने, ठीक है। ए का मतलब भी त्वरण होता है, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो जी का मान यहाँ पे लिख देना -10, क्योंकि गेंद नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण किसका लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। आगे क्या है, एस है, एस मतलब दूरी, दूरी कितनी है 4.05, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, u स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे +2। अब यहाँ पे देखो 10 को गुणा करना है किससे, 4.05 से, तो 4.05 से गुणा करेंगे, इंटू करेंगे किसको, 10 को, तो 0 को किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो लिख दीजिए 0, और 1 को किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो वही नंबर फिर से आएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 40 और 5 0, तो पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद में कितने नंबर है 1 2, तो राइट साइड से 2 अंक छोड़ दीजिए 1 2, यहाँ 0 लगा दीजिए तो कितना आ गया 40.50, तो यहाँ लिख दीजिए 40.50। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 4.05 है, तो माइनस प्लस आपस में इंटू होके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो 0 = u स्क्वायर ऐसे कैसे, अब यहाँ पे ये प्लस का 2 है और अंदर माइनस का 40.50 है, तो प्लस और माइनस आपस में इंटू के क्या हो जाएगा, माइनस, और 40.50 को इंटू करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। आगे देखिए, मैं इसे रफ कर देता हूं। आगे क्या आया हमारे पास, 0 = u स्क्वायर -81, ये आ गया हमारे पास, यही आया। अब देखो यहाँ पर 81 किसका है, माइनस का है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 0 + 81 = इधर क्या बच जाएगा, u स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 0 में 81 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 81 ही आ जाएगा, = u स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या बताया था, स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर वाले नंबर पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर 81 के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया, और इधर स्क्वायर हट गया, ठीक है। अब 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है, कैसे, 9 × 9 कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। और जब कोई भी नंबर रूट के अंदर होती है और उसकी जोड़ी बन रही है तो वो नंबर क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर u = 2 है, 9 अंदर, तो 1 9 बाहर आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आ गई 9, मतलब गेंद का प्रारंभिक वेग कितना है 9, और वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड, तो ठीक है। गेंद का प्रारंभिक वेग कितना निकल गया, 9 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः गेंद का प्रारंभिक वेग 9 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे गेंद को नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो नीचे आने में लगा समय देखेंगे, तो देखिए प्रश्नानुसार दिया गया है, लिख लेंगे, प्रश्नानुसार दिया गया है, ठीक है। गेंद द्वारा तय की गई दूरी, गेंद द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 4.05 मीटर, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण g, अब यहां पर g कैसा लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब गेंद ऊपर से क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए g कैसा रखेंगे, धनात्मक रखेंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो लिख दीजिए, अतः न्यूटन के गति के दूसरे समीकरण से, न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, S = ut + ½ at², यही होता है, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, दूरी कितनी है 4.05 = u की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, ध्यान देना, क्योंकि अब गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, इंटू t, समय हमें ज्ञात करना है, ऐसे कैसे लिख लीजिए, आगे क्या है ½ a, गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10,
टी हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ऐसे कैसे लग दीजिए। अब आगे देखिए 4.05 इज इक्वल टू जीरो को किसी भी नंबर से इनटू करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है, प्लस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आगे क्या आ गया 5, टी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो टी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या आया 4.05 इज इक्वल टू 0 प्लस 5t स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जीरो जोड़ेंगे 5t स्क्वायर में, तो 4.05 इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो वही नंबर फिर से आता है, तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू चाहिए, समय चाहिए कि गेंद को कितना समय लग रहा है, तो इसके इनटू में कितना है 5, ये कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 4.05 अपॉन कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब 4.05 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो कितना आ जाएगा 0.81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.81 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर वाले नंबर पे रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू 0.81 का रूट, क्योंकि मैंने टी का स्क्वायर हटा दिया है। अब क्या हो जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा, 0.81 का रूट कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, 0.9। हमने क्या निकाला है, समय निकाला है, और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा समय, गेंद को नीचे आने में कितना समय लगेगा 0.9 सेकंड।